Dear students, in this lecture we are going to discuss the foundation of OB as well as challenges of OB. In the previous lecture we discussed the concept of OB and their historical background. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाउंडेशन ऑफ ओबी क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फाउंडेशन पूछ रहा है यानी कि बेस पूछ रहा है, यहाँ पर आधार क्या है, और हिस्टोरिकल पूछ रहा है तो उसमें हमने ये तीनों थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ ओबी। फाउंडेशन ऑफ ओबी लेट अस स्टार्ट। देखिए फाउंडेशन ऑफ एग्जाम में एग्जामिनर फाउंडेशन ऑफ ओबी पूछ सकता है या फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पूछ सकता है। उसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डू ऑर्गेनाइजेशन मेक एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आई थिंक आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, समझ भी गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल कभी नहीं बनता, इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर विद इंटीग्रेशन। ठीक है, जब आदमी मिलके, बहुत सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है। सो इससे हमें बिल्कुल क्लियर है कि इंडिविजुअल मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन मेक एन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को नहीं बनाती, बल्कि इंडिविजुअल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करता है। सो लेट्स स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ ओबी। इसमें समवन कुछ एक फैक्टर्स हैं, आई होप आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे इनको। फर्स्ट वन फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर देखिए, कुछ पर्सनल फैक्टर मैटर करते हैं कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। लाइक एज क्या है, उस इंडिविजुअल की उम्र कितनी है, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, एजुकेशन क्या उसके पास पूरी पूरी प्रोफेशनल एजुकेशन है या नहीं है, एबिलिटीज़ क्या है उसके अंदर, क्या क्रिएटिविटी है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है, डिपेंडेंट है, क्या उसकी क्रिएटिविटी है। उसके हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिहेव करता है। अगर हम बात करें एज की, तो अगर एक इंडिविजुअल की एज 20 to 30 ईयर है तो कहीं ना कहीं वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की एज 70 या 60 या 50 है तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा एट दैट केस। ऐसे ही सेम केस हमारा सेक्स का है, मेल है फीमेल है, मेल बेटर तरीके से हार्ड वर्क कर पाएगा कंपेयर टू द फीमेल। ऐसे ही सेम एजुकेशन का है, एजुकेशन अगर आपके पास वेल प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास स्किल नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वन फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर की मेंटल एबिलिटी क्या है टूवर्ड टू डू देयर वर्क। ठीक है, एक आदमी, वो कहते हैं ना कि काम करना है पोत नहीं उतारना, मतलब काम को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से परफॉर्म करना है, अपना गोल अचीव करना है, अपना उस काम को समझ करके। तो इसमें इसमें कुछ एक फैक्टर्स हैं। पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, उसकी उसकी परसेप्शन क्या है, उसका सोच क्या है, नज़रिया क्या है काम करने का उसका एटीट्यूड्स कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वैल्यूज़ क्या है उसकी, क्या उसकी लर्निंग है, क्या उसने सच में ट्रेनिंग किया हुआ है, सीखा हुआ है अच्छे से, तो उसके ऊपर भी मैटर करता है। तभी वो अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल फैक्टर। बिल्कुल एनवायरमेंटल भी बहुत मैटर करता है कि वो किस एनवायरमेंट में वो फैक्ट्री वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हुई है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस एम्प्लॉयज़ की। अगर इकोनॉमिक कंडीशन वीक होगी तो वो चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हार्ड रूल हो वो तो भी फॉलो करेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए। सोशल नॉर्म्स क्या है, वहाँ की कानून क्या है, ठीक है। कल्चरल वैल्यू क्या कैसी है, कैसा कल्चर है, कैसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है। पॉलिटिकल, क्या वहाँ के रूल रेगुलेशंस हैं। एथिक्स मॉरल जो है नियम वगैरह क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज को की जिम्मेवारी समझ के काम को कर रहा है या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है क्या, या कैजुअलिटी यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट वन है आपका, इसमें फोर्थ वन फैक्टर इज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड रिसोर्सेज। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन का है या नहीं है, क्या वहाँ पर प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है,
क्या वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या डिज़ाइन किया हुआ है, कैसी वहाँ पर लीडरशिप एक्टिविटीज़ है, कैसा वहाँ पर रिवार्ड सिस्टम है, और वर्क रिलेटेड बिहेवियर कैसा वहाँ का लोगों का इंटीग्रेशन है, कम्युनिकेशन है। तो ये थे हमारे फाउंडेशन ऑफ ओबी। अब हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस ऑफ ओबी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से वेरियस चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, या भले ही ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, ओनर हो, ठीक है, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट वन है आपका इसमें रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। रिस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन मीन्स मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। देखिए आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट इवन स्टेट टू स्टेट कल्चर बिल्कुल वेरी करता है, डिफर होता है, और क्या वो दूसरे कल्चर में अपने आप को मॉडिफाई कर पाता है, नहीं कर पाता है, वहाँ पर क्या वो दूसरे कंट्री में सेटअप हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ का कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ का प्रोफेशन, वहाँ का क्रिएटिविटी, वहाँ का एटीट्यूड्स, वहाँ का कल्चर, ठीक है, ये सब चीज़ें डिफर होती हैं और जो कि वेरी करती हैं, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ के सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज है। नेक्स्ट है मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी पीपल होते हैं, सब हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। होमोजीनियस मतलब सिमिलर, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट होता है। तो पीपल जो होते हैं सब हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के कल्चर में, वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करना, मॉडिफाई करना बड़ा ही क्रिटिकल है। नेक्स्ट वन है इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूविंग क्वालिटी, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपना अपना जो है एम होता है, अपना अपनी उनकी विशेषताएं होती है, अपना अपना उनका वर्क काम करने का नज़रिया होता है, काम को कैसे किस प्रकार से करना है, सबका अलग अलग होता है। तो उस एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को सर्वाइव करना ये भी बड़ा टिपिकल है। नेक्स्ट वन है इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स। समय समय पर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो स्किल्स नॉलेज भी हमें चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो है नहीं कि बार बार हम एम्प्लॉयज़ को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि स्कार्सिटी हो जाएगी, एम्प्लॉय की स्कार्सिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आगे सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। नेक्स्ट वन इज़ एम्पावरिंग पीपल। जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको अधिकार देना, बिल्कुल फ्रीडम, ऑपरेशनल प्रोसीजर वहाँ के, ठीक है। तो ये भी एक, क्योंकि रूल रेगुलेशन होते हैं, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी में थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए वुमेन है, या फिर जैसे छोटे बच्चे हैं, आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत काम करते हैं, तो उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता, उनसे हार्ड फास्ट रूल लगाया जाता है, उनसे हार्ड वर्क करवाया जाता है। तो ये भी अपने अपने एक क्रिटिकल सिचुएशन है। नेक्स्ट वन है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। समय समय पर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और नई नई क्रिएटिविटी लाना, नए नए जो स्किल्स नॉलेज, नई नई मशीनरी सेटअप करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिकल है। नेक्स्ट वन है इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर, ठीक है। एथिकल बिहेवियर में किसके साथ सही बर्ताव करना है, बिहेवियर करना है, किसके साथ गलत करना है, किसके साथ जो बेटर तरीके से करना है, ठीक है। तो ये भी एक वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय जो है दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो वहाँ का जो कंडक्ट है, ठीक है, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो इथिकल बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है मोटिवेटिंग पीपल्स। पीपल्स को एवरी टाइम हमेशा मोटिवेट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है, ठीक है। समय समय पर इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं, फिर भी एम्प्लॉय अच्छे से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अब उनको किस प्रकार से पॉजिटिव से नेगेटिव से, है ना, पनिशमेंट दे के किस प्रकार से उसको रीएनफोर्स करना है, किस प्रकार से उसको मोटिवेट करना है, तो ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट वन है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ऑल ओवर क्वालिटी मैनेजमेंट करना, जो कांस्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फाई करना, ये भी बहुत, क्योंकि मार्केट में कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, चैलेंजेस आते रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कम्पिटिटिव आया और आपसे भी कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट निकाल दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया ये। नेक्स्ट है ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता क्या है, देखिए ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस का क्या होता है
कि नेचर्स को हमें सेव करना है, प्रकृति को हमें ज़्यादा विनाश नहीं करना अपने डेवलपमेंट के लिए। और अगर नेचर को हम विनाश कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, हैज़ार्डस सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इट मीन्स द प्रेज टू वी कैन से टू मीट द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पेट्रोल डीजल है, लोग पेड़ों की कटाई कर लेते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि जब तक हम नेचर को सेव नहीं करेंगे तो हमें कोई भी डिजास्टर जो है या बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।